नमस्ते दोस्तों। तो बिजनेस में हम चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं 12th की बिजनेस स्टडीज में। चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, बिजनेस के आसपास की चीज़ें जो होती हैं जो बिजनेस को भी अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, है ना, वो कई टाइप की हो सकती है। सभी टाइप की हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बिजनेस को इफेक्ट करने के साथ साथ तो मैनेजमेंट को भी इफेक्ट करती है, और एक अच्छा मैनेजर हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट की एक अच्छी लाइव स्टडी करते रहता है, जिससे कि उसके आने वाले इफेक्ट से वो पहले से बच सके और जहाँ हो सके वहाँ उसका फायदा भी उठाए। ठीक है, चलिए हम यही देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या लेना देना है। सबसे पहले, एक बिजनेस वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर रहा। ठीक है, खाली जगह पे वो ऑपरेट कर रहा है एक एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग। ठीक, इसका एक पार्ट है। सक्सेस जो बिजनेस की है वो लार्जली डिपेंड करती है कि वो एनवायरनमेंट कितना सूटेबल है। ठीक, तभी क्योंकि वो सर्वाइव कर पाएगा तो ग्रो कर पाएगा। और एक एंटरप्राइज को बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट भी करना होता है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट क्या है और उससे भिड़ने की डील करने की स्ट्रेटजी क्या है। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but that may affect its performance. तो बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा ग्रो कर रहा है, किस तरीके के रिजल्ट्स दे रहा है, इस पे ज़्यादातर बिजनेस का खुद का कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ फैक्टर जो उसे इफेक्ट करते हैं उस पर नहीं होता है। जैसे कि बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट के, और आप क्या कहते हैं कि दूसरे जो बिजनेसेस कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक, आपके दूसरे बिजनेसेस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉम्पिटिटर ना हो पर इफेक्ट करें, जैसे कि चेन। मान लीजिए आप रॉ मटेरियल खरीदते हो किसी मार्केट से, दूसरी मार्केट में आप फिनिश गुड्स बेचते हैं। अब जहाँ आप बेच रहे हो वहाँ भी मान लीजिए कई सारे बिजनेस ऑप्शंस हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जहाँ पे से आप रॉ मटेरियल उठा रहे हो वो भी अपने आप में एक मार्केट है, वहाँ पे भी कई सारे बिजनेस रन हो रहे हैं। तो ये भी इफेक्ट करेंगे आपके एनवायरमेंट को। कई इंस्टीट्यूशन जो आपके इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो इफेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें आपको स्पेसिफाई करके यहाँ दी गई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्ट करती है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कब कौन सी सरकार आए, गिर जाए, कौन सी पार्टी की सरकार बने, किस सोच विचारधारा की हो वो, ठीक है, आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल हो या ना हो। चेंजेस इन फैशन, मान लीजिए आप किसी ऐसे फील्ड में काम बिजनेस चला रहे हैं जिसमें फैशन के हिसाब से आपको बदलते रहना पड़ता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस आप चला रहे हैं कि फैशन के चेंज होने के कारण ऑब्सोलेट ही हो जाएगा पूरा पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में घड़ियों का बिजनेस ऑब्सोलेट तो नहीं हुआ पर बहुत घट गया, क्योंकि मार्केट में आ गई है डिजिटल और स्मार्ट वॉचेस, जो कि मोबाइल कंपनीज या कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी ज़्यादा बना रही है, बजाय कि जो एनालॉग या डिजिटल क्लासिक वॉचेस होती थी उन कंपनियों की, है ना, उन्हें बनाने वाली कंपनियों के मुकाबले। या कंज्यूमर का टेस्ट की वजह से, है ना। इस तरीके से बहुत कारण हो सकते हैं जो बिजनेस इंटरप्राइज को इफेक्ट करें उसके एनवायरनमेंट में होने वाली चीज़। गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट बढ़ा के टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऑब्सोलेट ही कर दे। इन्वेस्टर के माइंड में जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है फियर क्रिएट कर दे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये जो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज है उन सबका सम अप जो है बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। कुछ फोर्सेज में से स्पेसिफिक हैं, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर, हमारे कस्टमर, कॉम्पिटिटर और सप्लायर, और कुछ जनरल हैं जो सबको इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। इंटर रिलेटेडनेस है इनके बीच में।
ठीक है, जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, अलग अलग एलिमेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड है। आगे आप पढ़ेंगे क्या क्या एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज रेज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। डायनामिक नेचर होता है बहुत ज़्यादा, समय के हिसाब से जब बदलते ही रहता है बिजनेस का एनवायरमेंट। ठीक है। अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट लार्जली क्या है, अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि वो फ्यूचर हैपनिंग्स को पता लगाना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक। और बहुत जल्दी जल्दी जब इन्वायरमेंट बदलने लगे, तो जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में, फैशन इंडस्ट्री के केस में होता रहता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता ही जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल। न्यूमरस इंटररिलेटेड डायनामिक फोर्सेस जो अलग अलग जगहों से आती हैं और अफेक्ट करती हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके एलिमेंट्स है बिजनेस इन्वायरमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि ये दो चीज़ें काम समझ जाए तो हो गया। नहीं, 400 चीज़ें हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में जो आपके शामिल होती हैं और आपके बिजनेस को इफेक्ट करने के लिए काफ़ी काबिल हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, रीजन टू रीजन डिफर डिफर करता है। ठीक है। जैसे कि यूएसए में जो पॉलिटिकल कंडीशन होंगी, वो चाइना और पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा अलग होंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है इसे पढ़ना समझना? ताकि आप जो रैपिड चेंजेस हैं उनसे कोप अप कर पाओ, ताकि अब अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आगे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज करना, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले, आप उसको आइडेंटिफाई कर लो पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी सीएनजी से ई व्हीकल में चेंज आया। ठीक है, अभी तक सीएनजी सबसे चीपर एडवांटेज, पेट्रोल से डीजल, डीजल से सीएनजी, अब सीएनजी से ई, ई बाइक्स, ई कार्स। तो अब जो कंपनी ने पहले एस्टैब्लिश कर दिया ई बाइक बनाना, ई कार बनाना, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, जैसे टाटा को ई कार में मिला। हम्म, सबसे पहले इंडिया में टाटा ने ई कार लॉन्च कर दी। ठीक। क्योंकि उन्हें सबसे पहले पता चल गया होगा कि हाँ, ऐसा डेवलपमेंट आएगा इन्वायरमेंट में, बिजनेस। ठीक। इस तरीके से टू व्हीलर में कोई भी टू व्हीलर कंपनी नहीं आइडेंटिफाई कर पाई कि भाई हाँ, हमें टू व्हीलर बना लेनी चाहिए। हालांकि हीरो मोटो का बहुत पहले से इसमें था, लेकिन वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तो नई टेक्नोलॉजी जो जिसकी वजह से कार्स बनने लग गई थी, है ना। देखिए, पुरानी टेक्नोलॉजी आपकी जो ई बाइक्स, ई कार्स, ऑटोमोबाइल्स हैं, उसमें दो तरीके की टेक्नोलॉजी। एक बेसिक बैटरी और मोटर, जो कि बहुत पहले से बेस्ट किया जा सकता था, इसीलिए आप देखते हो कि ई रिक्शा बहुत पहले आ गए थे। हीरो या फिर एक दो कंपनी छोटी मोटी थी ऐसी, तो बहुत पहले ई बाइक ले आई थी। लेकिन उन ई बाइक्स में, ई रिक्शा वाली टेक्नोलॉजी में और नई ई बाइक्स और कार्स में बहुत फर्क है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी बनी, वो कौन सी बनी? ओला। ये पहले इस इंडस्ट्री में थी ही नहीं, लेकिन इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। इसने अपॉर्चुनिटी को इतनी जल्दी पकड़ा और इसमें काम करना चालू कर दिया कि पहले से टू व्हीलर जो बनाने वाली कंपनियां, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उस चीज़ को चेक ही नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे कि कोई पॉलिटिकल चेंज आप गेस कर सकते हो, कोई लीगल चेंज आप गेस कर पा रहे हो, तो आप पहले से वो फॉर्मुलेट कर लोगे और असिस्ट कर पाओगे प्लानिंग। ठीक। आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कोई मार्केट, कोई इंडस्ट्री जो आपकी है, आपके बिजनेस के थ्रेट है। ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे स्टडी करने के कारण आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएंगे, जिससे कि आप उससे बचने के भी तरीके निकाल सकते। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, यूजफुल रिसोर्स आप टैप कर पाते हो और उन्हें कंज्यूम कर पाते हो। जैसे कि टाटा ने एक काम और किया, कार के साथ साथ उन्होंने सबसे पहला वो भी निकाल दिया, एस डॉट इन। ये क्या है आपका? ये कमर्शियल व्हीकल है, ईवी कमर्शियल व्हीकल, तो इसमें भी एंटर सबसे पहले कर दिया जाता है।
तो यही जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े उन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, तो इसलिए मैं भी एग्जाम्पल देना चाहूँगा ये वाला। Maruti Udyog became the leader in small car market because it was the first to recognize the need for small cars, है ना। तो बड़ी गाड़ियाँ बहुत पहले आ चुकी थी मार्केट में, लेकिन स्मॉल इंडिविजुअल कार जो है, जैसे मारुति 800, तो जो है मारुति उद्योग में पता लगा, मतलब पुराने एग्जाम्पल में। तो सेट और अर्ली वार्निंग का क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन टू व्हीलर्स एंड होंडा एंड अदर फॉरेन कंपनीज एंटर्ड द ऑटो इंडस्ट्री, है ना। तो ये टू व्हीलर इंडस्ट्री में जब जब तक होंडा और दूसरी फॉरेन कंपनी एंटर कर पाई थी, बजाज ने बहुत जल्दी ही आपको चेतक स्कूटर आपने सुना होगा, ये सब निकाल के लॉन्च कर दिया। हेल्थ एंड टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जैसे कि एलईडी मॉनिटर की डिमांड बढ़ी, तो तुरंत ही सीआरटी मॉनिटर से एलईडी पे शिफ्ट हो गई वो कंपनियां जो रॉ मटेरियल अरेंज कर रही हैं। ठीक। हेल्थ एंड कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, ये भी ऐसे चेंजेस में बहुत जल्दी आ रहे हैं मार्केट में, उनके साथ कोप अप, जैसे कि इंटरनेट ग्रो हुआ या इंट्रोड्यूस हुआ, तब तक गूगल भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, मतलब रैपिड चेंज को उसने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। और उसमें सबसे पहली क्या नीड होगी, यानी कि सर्च इंजन की, ये भी वो समझ चुका था। हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, है ना, जो हमने आपको बताया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आईटीसी होटल्स प्लान फॉर न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर इंक्रीजिंग इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म। जैसे ही वर्ल्ड टूरिज्म में इंडिया का शेयर बढ़ा, वैसे ही आईटीसी होटल्स ने क्या सोचा कि हम और होटल्स इंडिया में बनाएंगे। चलिए, अच्छा, बिजनेस इन्वायरमेंट के कई डायमेंशन या एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि जनरल इन्वायरमेंट और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट वो होता है जो इकोनॉमिक, सोशल, अभी हमने ऊपर आपको बताया था, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, जो सब पे इफेक्ट करे। स्पेसिफिक जो केवल आपकी बिजनेस पे इफेक्ट करे, जैसे इन्वेस्टर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज, आपके आपकी ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयज की कॉम्पिटिटर्स, है ना, गवर्नमेंट, ये सब। ठीक। अच्छा, क्लास 12th के स्कोप के बाहर है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, इसीलिए हम केवल ये चैप्टर केवल जनरल एनवायरनमेंट ही पढ़ाएगा। सॉरी, ये एक्चुअली जेस्चर जो है, जो मेरा पेज मूव करने का जेस्चर है वो, और सारी विंडोज चेक करने का जेस्चर सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए ये बार बार ऐसा हो जा रहा है। इकोनॉमिक फोर्सेस, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, है ना, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट, रुपीज वैल्यू, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ये आपका बिजनेस एक्टिविटी को इस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डिस्पोजेबल इनकम लोगों की जो है बढ़ गई है, ठीक, तो जीडीपी भी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक, बिजनेस पे असर आया, बिल्कुल आया। फिर फाइनेंस स्कीम ईजी हो गई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से, तो भी डिमांड हो जाएगी लोगों की। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ गई तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, और इस वजह से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स बढ़ गए, वेजेस बढ़ गए, तो इस वजह से डिमांड घटेगी, सप्लाई भी घटेगी। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जैसे 500,000 के नोट का बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी एनवायरमेंट इफेक्ट था। ठीक है, जीएसटी का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा था बिजनेस एंड प्राइस को, ये सब इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आता है। सोशल एनवायरमेंट, जैसे कि ट्रेडिशन बदल जाना, है ना, फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है तो देखिए मार्केट पे कितना असर पड़ता है, बिजनेसेस पे फर्क पड़ता है। जो भी गिफ्ट शॉप्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज हैं, स्वीट शॉप्स हैं, आजकल तो सीधे सीधे ई मार्केट आप ले लीजिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनकी सेल कितनी बढ़ जाती है, और ये सेल लगा भी देते हैं कई सारे कार्ड कंपनीज के साथ, बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके। वैल्यू,
refers to concept that a society holds in higher esteem. इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब क्या है? ये वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, मॉरल वैल्यूज, ठीक। ये अगर बदलती हैं किसी भी कारण से तो फर्क आता है। जैसे आपने देखा होगा कि सडनली 2014-15 में जब ये गवर्नमेंट आई थी मोदी जी की, तो एक जो इंडियन पॉपुलेशन थी उसका अपने देश के प्रति नजरिया बदला था। पैट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लड किया था, एक भावना जो पैट्रियोटिज्म की है ज़्यादा तेजी से फ्लड की थी। उससे पहले तक क्या हो रहा था, मतलब सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो गई थी। अक्सर कोई गवर्नमेंट बार बार रिपीट होती है तो सिचुएशन एक्सट्रीम होती ही है, अभी भी है इस समय, है ना, कि लोगों ने अपने देश की खराबियां देखना शुरू कर दिया है। लोगों को विदेश पसंद आने लगा है, अपने देश में क्या कमियां हैं वही ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं लोगों के मन में, है ना। पैट्रियोटिज्म की फीलिंग अभी भी घट गई है और उस समय भी बहुत घट गई थी 2013 के अराउंड। तो इससे क्या होता है कि उस तरीके के गुड्स, उस तरीके की इंडस्ट्रीज और उनकी सेल पे फर्क पड़ता है, ठीक है। स्पेशली जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी चीज़ें डाउन होती हैं और जो इंडियन लोकल गुड्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है जब पेट्रियोटिज्म की भावना बढ़ती है, और वैसे वैसा में उल्टा होता है, ठीक है। सोशल ट्रेंड, अगर कोई ट्रेंड ही चल गया मान लीजिए, और आजकल तो सोशल ट्रेंड सोशल मीडिया ट्रेंड में बदल चुका है। सोशल मीडिया में कोई ट्रेंड चल गया तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं, उनकी सेल बदल जाती है ना। जैसे मैकडॉनल्ड्स का जो फिंगर चिप्स था उसके इंग्रेडिएंट्स में कुछ चीज़ें बहुत गलत थी जब स्टार्टिंग में मैकडॉनल्ड्स एंटर हुआ था, लेकिन साल भर के अंदर अंदर ही इंडिया का सोशल इन्वायरमेंट, ट्रेंड्स और कस्टम देखते हुए उसने तुरंत ही उसको बदला। ऐसे तो नहीं हो पाएगा बार बार। ये कुछ सोशल इन्वायरमेंट के भी कंपोनेंट है, देखिए, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड डेथ रेट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्क फोर्स, शिफ्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, है ना, एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट, कंजम्पशन हैबिट, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसमें क्या क्या होता है, देखिए, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट बदलते हैं, है ना, इनोवेशन होता है, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज का जो वे है वो न्यू होता है ना, बिजनेस को ऑपरेट करने के नए मेथड आते हैं, टेक्निक्स आती हैं, तो उस वजह से चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि कलर टीवी रिमोट के साथ की जगह ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह आ गया। अब क्या आ गया, अब आपका स्मार्ट टीवी आ गया, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। मैनुअल फोटोस्टेट मशीन की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपियर आ गए। अब तो आप देख रहे हैं कि एक छोटे छोटे प्रिंटर में भी जो है स्कैनर प्रिंटर सेम होता है और आप फोटो कॉपी कर सकते हो इजीली। एग्जांपल्स बहुत पुराने दे रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ उससे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज है। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेल एंड एयर टिकट बजाय कि रिजर्वेशन ऑफिस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अभी मैंने आपको इतना बड़ा एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो कैसे कैसे चीज़ें होती है ना। 1977 में जनता गवर्नमेंट जो थी उसने जो एमएनसीज के खिलाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा दी, लेकिन 1991 में जब हमें अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए हम, तो पेप्सी और अदर एमएनसी एंटर कर गए मार्केट में। लीगल एनवायरनमेंट, अभी बहुत बड़ा लीगल चेंज आया है। आपके जितने भी क्रिमिनल वो थे, आईपीसी थी, वो सब बदल के भारतीय जो है क्या बन गया है, भूल ही गया मैं उसका नाम, एक्चुअली वही हिंदी नाम है उसी का ही, लेकिन रूल नंबर्स वो सब बदल गए हैं, काफ़ी चेंजेस भी हैं उसमें। सुनते हैं कि पुलिस को जो है, जो स्टेट पुलिस होती है उसको काफ़ी ज़्यादा छूट मिली है नए उसमें। भारतीय न्याय अधिनियम, नहीं, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी की जगह बीएनएस, और भी इसके साथ दो होते हैं, इसके साथ भी दो दूसरे नाम आ गए, ठीक है। फिर भी कोई एक्ट बदलता है, जैसे कंपनीज एक्ट बदला, फेरा फेमा हो गया, है ना, ट्रेड यूनियन एक्ट बदला, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बदला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बदला, ठीक है।
तो इन सब के कारण जो है क्या कहते हैं कि चीज़ें बदलती है। या जैसे कुछ लॉज आ गए कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये पैकेजिंग में स्टैट्यूटरी वार्निंग होनी चाहिए। अब तो कहा गया 70% एरिया उसी से कवर होना चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से भी चेंज आता है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी आप बहुत जगह पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, सब जगह। ये बहुत बड़ा चेंज था इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी अलग से एक बुक है, 12th में ही है शायद, पहले 11th में थी, उसमें तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई थी, इसका मेजर पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। डी लाइसेंसिंग था। ठीक है, थोड़ा ब्लर है, आपको शायद ना दिख रहा हो, उसके लिए सॉरी, क्या आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिएगा। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार का रोल घटा था। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर या पूरी पूरी कंपनियां बेची थी सरकार ने प्राइवेट में। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, बाहर के लोगों को यहाँ पे बिजनेस करने के लिए या हमारे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए लिबरलाइज कर दिया गया था। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, हाँ, टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए अलाउ कर दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया गया, एक प्रमोशन बोर्ड जो मोटिवेट करे लोगों को, बाहर के इन्वेस्टर्स को हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पूरी तरह से डीरिजर्व कर दिया गया था, कोई भी कहीं पे भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकता था इजीली। उसको मेनली एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम बाहर की दुनिया से ओपन हुए, एमएनसी से ओपन हुए, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा यानी सरकार ने काफ़ी चीज़ें बेची, और लाइसेंसिंग काफ़ी चीज़ों से घटाई गई। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन हटाए गए। ये सब मोटा मोटा था आपका एलपीजी में। ठीक, इसके बाद डिमोनेटाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ हुई हमारे देश में, जिससे बहुत असर पड़ा। ये कब अनाउंस हुआ था? 8 नवंबर 2016 की रात को, जिसमें हमारे जो पुराने 500 1000 के नोट थे वो बंद कर दिए गए थे और नए 500 और 2000 के नोट लाए गए थे। ये लगभग कंट्रीज कैश सप्लाई का 86% थे, और ये माना जाता था कि बहुत लोगों ने जमाखोरी कर रखी, जिस वजह से ब्लैक मनी को काउंटर फीट करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक, लाया गया था। ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसकी अपनी कोई कैटेगरी तो है नहीं। इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड, ये भी गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया कि भाई इस तरीके की जमाखोरी बर्दाश्त नहीं होगी। सेविंग को चैनलाइज करने के लिए भी किया गया कि बहुत सारे लोग घर पे ऐसे ही रखे रहते, टैक्स बचाने के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे ही, तो उसको बैंकों में लाया जाए, उसको यूज किया जा सके, बैंक उसके बदले लोन दे सके और रोटेशन बढ़े मार्केट में, उसके लिए भी करा गया था। कैश लाइट इकोनॉमी बनाने के लिए किया गया था एक तरीके से। आजकल यूपीआई के आने के बाद तो और ज्यादा बढ़ गया है ये। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हुआ? कैश डोनेशन घट गए, बैंक डिपॉजिट बढ़ गए, फाइनेंशियल सेविंग बढ़ गई, क्योंकि कुछ डिमोनेटाइज्ड नोट नहीं आए थे, तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं कि प्राइवेट वेल्थ घटी और रियल एस्टेट के प्राइस घटे, क्योंकि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा यूज होता है। पब्लिक सेक्टर वेल्थ कोई इफेक्ट नहीं हुआ सरकार की वेल्थ को। डिजिटाइजेशन बढ़ा, है ना, रुपे कार्ड, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और अब यूपीआई, बहुत बड़ी चीज़ जो हमारा ही इंट्रोडक्शन है, मतलब इंडिया का। ठीक है, रियल एस्टेट के प्राइस डिक्लाइन हुए, टैक्स कलेक्शन बढ़ा, ये सब इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन का। हालांकि इससे बेहतर भी परफॉर्मेंस हो सकती थी डिमोनेटाइजेशन को लेके ही, लेकिन वो नहीं हुई, मेरा मानना है, क्योंकि 99% से ज़्यादा कलेक्शन हुआ, नोट वापस आ गए। अब बिजनेस पे क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का इफेक्ट होता है ना, क्योंकि हम बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम मेन इफेक्ट बिजनेस पे देख रहे हैं। कंपटीशन इंक्रीज होता है। ठीक, मोर डिमांडिंग कस्टमर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत तेज बदलता है, और इससे तो बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें उसके साथ कोप अप करना ही करना है। जैसे टाटा ने बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा किया रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, ताकि नैनो कार बन सके। ठीक, लेकिन वो एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ नहीं कोप अप कर पाई। नेसेसिटी फॉर चेंज, जैसे कि एलजी, सैमसंग, बजाज, ये हमेशा अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंज लाते रहते हैं, जिससे कि कंपटीशन फेस कर सके। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिक्रूटमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग भी दो, है ना, क्योंकि ट्रेंड पर्सनल की बहुत कमी है।
तो डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आप जो है आपकी फर्म को भी फ़ायदा रहता है। मार्केट ओरिएंटेशन, आपका लगभग सब कुछ जो है मार्केट के तरफ ओरिएंटेड रहे, उसकी तरफ झुकाव रहे। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण क्या होता है, बजटरी सपोर्ट जो पब्लिक सेक्टर को है वो बहुत ज़्यादा घटता है। ठीक है। धीमे धीमे प्राइवेट हो गए इतनी चीज़ें, और लोगों को भी प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है कस्टमर्स को, है ना। मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जब बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चेंजेस आते हैं तो मैनेजर को क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। मैनेजर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के लिए ओपन होना चाहिए। अलग अलग एमएनसीज का जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, वो एक्विजिशन और मर्जर कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि जब रिलायंस ने जियो निकाला 4G, तो उस समय काफ़ी सारी मोबाइल कंपनियां काम नहीं कर पाई, कोप अप नहीं कर पाई। ठीक है। लेकिन वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर वी बना दिए, है ना। फ्लिपकार्ट अमेजोन के आगे नहीं टिक पा रही थी, तो उसने मिंत्रा को एक्वायर किया। फिर नहीं टिक पा रही थी तो फ्लिपकार्ट को ही वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 4G आना वाला था, लाना ही लाना था, ये जियो को पता था, अंबानी को पता था, है ना। तो उन्होंने अपने पूरी तैयारी कर ली उसके साथ कोप अप करने के लिए, बल्कि उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी लिया, बहुत अच्छे से लिया। ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ब्रांड को इतना बिल्ड कर जाओ कि वो किसी भी नई इंडस्ट्री या चीज़ों में एंटर करे तो उसको पहचान मिले। जैसे कि मैंने ओला का एग्जांपल आपको दिया था, तो ओला का पहले से इतना ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग हो चुका था कि वो उसने नई चीज़ भी निकाली ना तो लोगों ने ट्रस्ट किया। लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई ओला कंपनी बाइक क्यों निकाल रही है, या बाइक हम ओला की यूज़ करें, हमने तो पहले कभी बाइक ओला की नहीं यूज़ की, है ना। और ऐसा होता है अक्सर, कोई कोई कंपनी कुछ ऐसे दूसरी इंडस्ट्री में एंटर कर जाती है तो नहीं चल पाती, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग की, बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी लाए, ऐसा प्रोडक्ट ही उठा लाए जो दूसरों के पास था ही नहीं, तो इसलिए लोगों को चेक करना ही पड़ा और लोग इसमें एंटर कर ही गए। कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर को बहुत ज़्यादा, सॉरी, कंपनी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कस्टमर की क्या नीड्स और कन्वीनियंस है, और वो उसी के हिसाब से चले तो अच्छा रहता है। हायर लेवल ऑफ कंपनसेशन, बहुत ज़रूरी है कि अपने एम्प्लॉयज़ और इन सबको बना के चलें उनके साथ, और उनको जो है सही कंपनसेशन दे। कोशिश करें अपने कॉम्पिटिटर्स थोड़ा ज़्यादा ही दें, जिससे कि वो आपके साथ बने रहें और आपको छोड़ के ना जाए, क्योंकि अगर वो आपको छोड़ के गए तो ऐसा हो सकता है कि बड़े एम्प्लॉयज़ हैं बड़े पोस्ट के, तो वो आपके सीक्रेट्स भी लीक कर सकते हैं, है ना। या आपके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी और साथ ही साथ आपके कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको उस चीज़ का भी नुकसान हो सकता है कि अगर वो चलेगा तो काम घटेगा। चलिए इसी के साथ हम चैप्टर 3 यानी कि मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट खत्म कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 यानी कि प्लानिंग से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।